जेफरी डामर। Milwaukee police found body parts in a North Side apartment and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. ये बंदा लोगों के दिमाग, बाइसेप्स, दिल और मेल जेनिटल्स खाता था। Beating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. इस बंदे ने टोटल 17 लोगों की इतनी बेरहमी से जान ली जिसको सुन के तुम कभी भी अपनी लाइफ में किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। What's really been puzzling me is how come I just didn't know anything about this. I pretty much was doing things in my own little world. Amazingly, all the times I should have been caught, I never was. तुम यकीन नहीं करोगे पर जेफरी को कैसे विक्टिम्स मारने के बाद उनका नामो निशान मिटाना था, ये सब उसके खुद के बाप ने अननोइंगली जेफरी को सिखाया था। और ट्रस्ट मी, जब मैं तुम्हें जेफरी के बचपन के बारे में बताऊंगा ना तो तुम मुझे खुद कहोगे कि जेफरी का बचपन एक नॉर्मल बच्चे के बचपन से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। Into my heart, because at a point he told me he was gonna eat my heart at that point. I desensitized myself to it. I don't know, I went to great lengths. जेफरी डामर का जन्म मई 21, 1960 मिल्वाउकी, विस्कॉन्सिन में हुआ। It was a very happy time when Jeff was first born, and for a couple of months it was like everything was brand new and very enjoyable and happy, looking forward to the future. जेफरी के पापा लियोनेल डामर एक केमिस्ट थे और जेफरी की मम्मा जॉयस एक इंस्ट्रक्टर थी। जेफरी का एक छोटा भाई भी था, डेविड डामर। डामर परिवार के घर का माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि लायनल और जॉयस बहुत ही ज्यादा झगड़े करते थे। ये कोई छोटे मोटे झगड़े नहीं होते थे, ये झगड़े कई बार इतने ज्यादा होते थे कि जॉयस पूरा दिन थक हार के अपने बेड पर ही लेटी रहती थी। इस समय तक जेफरी एक खुश खेलता कूदता नॉर्मल बच्चा था, पर जब जेफरी 3 साल का था तो उसे एक हर्निया की सर्जरी करानी पड़ी और इस सर्जरी की वजह से जेफरी कभी भी सेम नहीं रहा। सर्जरी के बाद से ही जेफरी काफी ज्यादा अकेले, अलग, चुप सा रहने लग गया। अब एक 3 साल के बच्चे पर इतनी ज्यादा बड़ी सर्जरी हुई है तो कुछ तो चेंजेस उसमें आएंगे ही, पर कुछ चेंजेस आएंगे ना। आगे चल के जेफरी के अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए कि वो एक सीरियल किलर ही बन गया। स्कूल में जेफरी की टीचर्स ये कहती थी कि उन्हें पता ही नहीं लगता था कि जेफरी क्लास में है भी या नहीं, मतलब वो कुछ ज्यादा ही चुप रहने लग गया था। उसके ना कोई दोस्त थे, ना उसे किसी से बात करना पसंद था। No one really knew what was going on in his mind. He didn't open up to anybody. He didn't have any close friends. And he had really slipped away from his social life the older we got in high school. अब इसी टाइम के करीब जेफरी की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें वो कुछ अजीब से साइंस शो करने लग जाता है। 6 से 8 साल की उम्र में जेफरी को मरे हुए जानवर के शेप्स, टेक्सचर्स कुछ ज्यादा ही पसंद आने लग जाते हैं। लायनल को लगता है कि उसका बेटा साइंस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है, तो अब जेफरी के इसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दोनों बाप बेटे मरे हुए जानवर को इकट्ठा करते, उनकी स्किन हटाते और केमिकल्स की मदद से उनका पूरा स्केलेटन साफ कर देते। अब जैसे ही जेफरी थोड़ा और बड़ा हुआ, यानी 10-12 साल का, तो अब वो खुद अकेले रैकून्स, बर्ड्स, स्क्विरल्स, ये सब के डेड बॉडीज को ढूंढने लग गया और उसने अपने घर के पीछे जानवरों के लिए एक शमशान घाट बना दिया। वो मरे हुए जानवर इकट्ठा करता, उनकी एसिड से पूरी स्किन निकाल देता, उसके बाद उनकी बोन्स कलेक्ट कर लेता। जब भी जेफरी को कोई मरा हुआ जानवर दिखता था तो वो उसके साथ यही करता था और आगे चल के ऐसे ही कुछ ही अपने विक्टिम्स के साथ भी करने वाला था। जैसे ही जेफरी 14 साल का हुआ वो एक बहुत बड़ा एल्कोहलिक बन गया। स्कूल की मॉर्निंग क्लास में डामर फुल टल्ली होके जाता था। First period, I believe, history class, and he had a styrofoam cup of scotch, I believe it was scotch. I remember saying, "Jeff, what is that?" And he threw his head back and he shook it and he said, "It's my medicine." But clearly he was getting drunk at 8 o'clock in the morning. डामर के जैसे इतने कुछ खास दोस्त नहीं थे, वो टेंशन का ना बहुत ज्यादा भूखा था, तो वो लोगों की अटेंशन पाने के लिए स्कूल में अलग अलग हरकतें करता था। अब जैसे जैसे उसके दोस्तों ने डेट करना स्टार्ट किया तो जेफरी को समझ आने लग गया कि वो गे है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। डरावनी बात ये थी कि वो लड़कों के साथ रिलेशनशिप या फिर डेटिंग इमेजिन नहीं करता था। जेफरी की फैंटेसी थी कि वो ऐसे लड़कों पे सेक्सुअल एक्ट्स करें जो ना बोल सके, ना एक्सप्रेशंस दिखा सके, ना जेफरी को कभी भी छोड़ के जा सके। Started having obsessive thoughts of
violence intermingled with sex. And it just got worse and worse. I didn't know how to tell anyone about it, so I didn't. I just kept it all inside. माइंड यू, जेफरी इससे बस 14-15 साल का था और उसे ऐसे थॉट्स आते थे दिमाग में। और वहीं दूसरी तरफ जेफरी के घर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए जा रहे थे, तो इसलिए लायनल घर से दूर थोड़े दिन मोटेल में रहने चला जाता है। इसी के थोड़े टाइम बाद जॉयस लायनल को डिवोर्स दे देती है और डेविड के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। अब 18 साल का जेफरी घर में अकेला था और यहीं से उसके पहले मर्डर की शुरुआत हो जाती है। स्टीवन मार्क हिक्स, जो कि सिर्फ 18 साल का था, वो अपने घर से निकला था एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए। तो जल्दी पहुंचने के लिए वो लोगों से ना फ्री राइड्स मांग रहा था। डामर उसी रास्ते पर अपने पापा की गाड़ी चला रहा था। जेफरी को स्टीवन दिखता है तो डामर अपनी गाड़ी स्टीवन के पास ले जाता है। जेफरी थोड़ी देर तक स्टीवन से वहीं पर बातें करता है और जैसे ही स्टीवन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है वैसे ही जेफरी उसे कहता है कि अगर तू मेरे घर चलेगा तो साथ में बियर पियेंगे, बहुत देर तक गाने सुनेंगे और फिर एंड में खुद जेफरी स्टीवन को कॉन्सर्ट में ड्रॉप कर देगा। स्टीवन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बस एक हाँ के चलते स्टीवन ने अपनी मौत खुद लिख दी थी। 3-4 घंटे के लिए दोनों लिविंग रूम में बैठकर आराम से गाने सुनते सुनते बियर पी रहे होते हैं। 6 बजे के अराउंड स्टीवन जेफरी को कहते हैं कि अब मेरे को जाना है, अब मेरा जाने का समय हो गया है। जेफरी को पता नहीं कुछ अजीब सा फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर हमेशा के लिए उसे छोड़ के जा रहा है। जेफरी सीधा किचन में जाता है, 5 किलो का डंबल उठाता है और सीधा स्टीवन के सर के पीछे 2 बार मारता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टीवन इस समय पर मरता नहीं है, तो इसलिए जेफरी स्टीवन का गला घोट देता है और फाइनली स्टीवन मर जाता है। स्टीवन हिक्स की बॉडी को बेसमेंट में ले आता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक्ट्स करता है। उसके बाद जब उसके एक्ट्स हो जाते हैं तब जेफरी स्टीवन को एक कूड़े के बैग में डालता है और अपने पापा की गाड़ी की डिक्की में भर देता है और स्टीवन की बॉडी को एक सुनसान से जंगल में फेंकने का प्लान बनाता है। सुबह के 3 बजे एक पुलिस वाला जेफरी की गाड़ी को रोक देता है क्योंकि जेफरी बहुत ज्यादा तेजी से ड्राइव कर रहा था और बहुत जल्दी लेन स्विच कर रहा था। जैसे ही पुलिस वाला जेफरी को रोक के उसकी गाड़ी के पास आता है तो पुलिस वाला नोट करता है कि जेफरी की आंखें पूरी लाल हैं, तो इसलिए पुलिस वाला पूरी गाड़ी में फ्लैशलाइट मारता है। उसी समय पुलिस वाले को प्लास्टिक बैग दिख जाता है। जेफरी बड़े आराम से झूठ कहता है कि उसके पापा ने कहा है ये कूड़ा फेंक के आओ। अब ऑफिसर को क्या पता कि एक 18 साल का बच्चा एक मर्डर करके उस प्लास्टिक बैग में उस बॉडी को लेके आया है, तो इसलिए पुलिस वाले एक बस वार्निंग देके जेफरी को छोड़ देता है और कहता है कि अब सीधा तू जेफरी घर जा। जेफरी इस समय पर बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो बॉडी को वापस से बेसमेंट में लेके आता है। फिर जेफरी एक एक करके अपने किचन के नाइफ से स्टीवन के बॉडी पार्ट्स को काटना शुरू करता है। जो मेथड उसने अपने पापा से सीखा था एनिमल के स्केलेटन्स क्लीन करने के लिए, वही मेथड वो स्टीवन पर यूज करता है। अब जो स्टीवन की बोन्स थी और फ्लैश था वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, तो जेफरी उन बोन्स को अपने बैकयार्ड में लेके जाता है, उन बोन्स को एक पत्थर के ऊपर रखता है और एक 5 किलो के हथौड़े से उन बोन्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्टीवन के फ्लैश को कई हफ्तों तक कूड़े की गाड़ियों में फेंकता रहता है। डामर एक्सेप्ट करता है कि उसने मर्डर प्लान नहीं किया था, बस वो चाहता था कि जो उसका पार्टनर स्टीवन है उसे छोड़ के ना जाए, वो हमेशा उसके साथ रहे। And that's why you killed them. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. उस समय स्टीवन के पापा एक मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में फाइल करते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। अब एक बहुत ज्यादा अजीब चीज होती है, अगले 9 साल तक जेफरी कोई भी मर्डर नहीं करता। पर ऐसा क्या हुआ कि जेफरी ने 9 साल तक मर्डर ही नहीं किया। जब जेफरी ने स्टीवन को मार दिया तो उसके थोड़े टाइम बाद लियोनल वापस घर आ जाता है मोटेल से। लियोनल को चाहिए होता है कि अब जेफरी के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए, तो इसलिए जेफरी को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में डाल देता है। जेफरी रेयरली कोई क्लास अटेंड करता था और ज्यादातर टाइम पी के टुल्ली रहता था, तो इसलिए जेफरी ने थोड़े टाइम बाद खुद कॉलेज ड्रॉप ही कर दिया। तो जेफरी के पापा उससे खुश नहीं हुए और उसके पापा ने उसे मिलिट्री में डाल दिया। सीरियल किलर मिलिट्री में, वाह चाचे। लियोनल ने ये सोच के जेफरी को आर्मी में डाला था कि आर्मी जेफरी को थोड़ा बदल देगी। शुरुआत में सब ठीक भी था, लेकिन जेफरी की शराब पीने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ ही सालों में आर्मी ने भी उसे निकाल दिया। अपने पापा को मुंह नहीं दिखाना चाहता था, तो इसलिए शर्म के मारे फ्लोरिडा चला गया। लेकिन कुछ ही महीनों में जितने जेफरी के पास पैसे थे वो सारे खत्म हो गए, तो इसलिए उसने अपने पापा को कॉल लगा दिया। And he was terrified one night when a rat, a big huge rat came
crawling over him, and he called us. He said he needs some money. I said, we won't send you money, but we'll send you a ticket. You come home. So I met him at the airport, Cleveland Hopkins Airport, and he had a smile on his face. But as I got closer, it wasn't a smile of happiness, it was a smile of inebriation. लियोनल ने फिर जेफरी को वापस अपने पास ओहायो बुला लिया। जेफरी के साथ लियोनल समझ गया था कि लियोनल जेफरी को अब हैंडल नहीं कर सकता, तो लियोनल ने जेफरी को अपनी मम्मा कैथरीन डामर यानी जेफरी की दादी के पास रहने भेज दिया। कैथरीन डामर बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लेडी थी। जेफरी ने अपने रिलीजियस दादी के घर को ही एक मर्डर की जगह बना दी। इस समय तक जेफरी ने एक चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब ढूंढ ली थी। वो रात को 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक काम करता और पूरे दिन दारू पीता रहता। एक दिन ऐसी जेफरी एक कपड़ों की दुकान के सामने से जा रहा था तो उसने देखा एक मेल मैनिक्विन ऐसी अनड्रेस्ड पड़ा हुआ है, तो उसने वो मैनिक्विन चुरा लिया और अपने दादी के घर में उसे वो ले आया। जेफरी ने बाद में कन्फेस किया कि उस मैनिक्विन को वो तैयार करता अच्छे से, उसके ऊपर पोजेस करता, उसे अपने साथ सुलाता। वो मैनिक्विन जेफरी को एक ऐसी फीलिंग दे रहा था जो उसे बचपन से चाहिए थी। एक ऐसा आदमी जो ना बोल सके, ना हिल डुल सके, ना उसे कभी छोड़ के जा सके, ना बस एक जगह पड़ा रहे। जेफरी को लोगों को मारने की जो अर्ज थी वो कम नहीं हुई थी, था उतना ही साइकोटिक वो। बस उसे अपनी दादी का डर लगता था कि अगर दादी ने पकड़ लिया तो फिर तो लग जाएंगे भाई। इसी की वजह से जेफरी ने 9 साल तक कोई भी मर्डर नहीं किया। पर जेफरी को इस 9 साल के गैप में पुलिस ने बहुत बार अरेस्ट किया। एक बार जेफरी ऐसी एक मेले में गया था, उसमें उसने बहुत भयंकर तरीके से दारू पी ली और औरतों और बच्चों के सामने एक स्टेज था उस पे जाके खड़ा हो गया और पूरा नंगा हो गया। तो पुलिस ने इसी के चक्कर में से अरेस्ट कर लिया, पर $130 देके निकल गए भाई साहब बाहर। तो इससे ये पता लगने लग गया था कि जेफरी का उसकी अर्जेस पे कंट्रोल धीरे धीरे चाहता जा रहा था। 1987 में वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उसने अपना दूसरा मर्डर किया। स्टीवन वॉल्टर टॉमी। एक दिन ऐसी जेफरी का मन हुआ चलो बार में जाके दारू पीते हैं। वहां पर इसे मिल गया स्टीवन वॉल्टर टॉमी। जेफरी और टॉमी दोनों गए थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रात एक होटल में साथ में बिताएंगे। जेफरी ने एक होटल का एक रूम रेंट किया और चले गए दोनों अंदर। और अंदर जाते ही जेफरी ने करा पीना स्टार्ट। पर जेफरी इस बार दारू पी रहा था ड्रग्स में मिक्स करके, और उसने स्टीवन की ड्रिंक में भी ड्रग्स मिक्स कर दिए। जेफरी का इस समय ये मोटिव था कि किसी तरह स्टीवन फुल ऐसे बेहोश हो जाए, टिल्ली हो जाए, उसके बाद वो उसकी बॉडी पर सेक्स करे। जेफरी ने इस समय इतनी ज्यादा दारू पी ली थी कि वो ब्लैक आउट ही हो गया। जैसे ही जेफरी ब्लैक आउट से उसकी नींद खुली, उसने देखा कि ओ शिट, मैंने तो स्टीवन को मार दिया है। I had put some sleeping pills in his drink to render him conscious, and was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised, and his chest was bruised, and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed, and I have no memory of beating him to death, but I must have. तो उसने स्टीवन की बॉडी को पहले तो बेड के नीचे डाल दिया, उसके बाद अपना नहा धो के अपने आप को साफ वूफ करके सारा खून हटा के चला गया होटल के बाहर। साथ ही में एक डिपार्टमेंट स्टोर था, उसमें गया और एक बहुत बड़ा सूटकेस खरीद के ले आया। फिर उसने टॉमी की बॉडी को सूटकेस में भर दिया। डामर कैब से टॉमी की बॉडी को अपनी दादी के घर ले आया। फिर जेफरी सूटकेस को बेसमेंट में लेके गया और उस सूटकेस को एक हफ्ते तक उसी बेसमेंट में छोड़ दिया। लिटरली टॉमी की बॉडी एक हफ्ते तक उसी सूटकेस में सड़ रही थी। और फिर फाइनली उसने टॉमी की बॉडी को काटा, उसके कई हिस्से कर दिए और उन कई हिस्सों को उसने अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कूड़े की गाड़ी आती रही, उसने धीरे धीरे करके हफ्ते भर में टॉमी की बॉडी को गार्बेज में डाल दिया। That's when the obsession went into full swing. He decided after that second death that he would no longer attempt to control his desires, that he would give full rein to them, yield entirely to them, and after that his life became the pursuit of unmitigated sexual pleasure. जेम्स आर्थर डॉक्स्टेटर, जेफरी का तीसरा विक्टिम,
जो कि सिर्फ 14 साल का था। इस बार जेफरी ने अपने विक्टिम के साथ कुछ अलग किया। जेफरी ऐसी गाड़ी चला रहा था तो उसे जेम्स एक बस स्टॉप पर वेट करता हुआ मिला। उसने जेम्स को $50 ऑफर करे। बदले में जेफरी ने उसे कहा कि वो उसकी दादी के घर आए और अपनी नंगी फोटो खिंचवाए। जेम्स ने $50 के लिए अपनी नंगी फोटो खिंचवाना एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वो दोनों जेफरी की दादी के घर पहुंचे तो जेफरी ने इस बार अपने विक्टिम के साथ कुछ अलग करने का सोचा। उसने ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स को क्रश किया और उन स्लीपिंग पिल्स का पाउडर बना लिया और फिर जो जेम्स को वो ड्रिंक देने वाला था उस ड्रिंक में उसने वो स्लीपिंग पिल्स का पाउडर मिक्स कर दिया। जैसे ही जेम्स पर वो स्लीपिंग पिल्स का असर शुरू हुआ, जेम्स बेहोश हो गया और जेफरी ने उसी समय उसका गला घोट दिया और जेम्स की वहीं पर मौत हो गई। Stated in no way did he ever want to hurt anybody. As funny as this sounds, that is the reason why he killed everyone by strangling them, because not only did he get the power and the thrill of committing the murder, but it was also the most humane way. फिर जेफरी ने जेम्स की डेड बॉडी के ऊपर एक्ट्स परफॉर्म करे और बॉडी का नामो निशान मिटाने के लिए भी जेफरी ने इस बार एक नया टैक्टिक अपनाया। तो एज यूजुअल जेफरी ने डेड बॉडी को नाइफ से काट के उसके अलग अलग पार्ट्स कर दिए। फिर जेफरी ने उन पार्ट्स को एक एक करके कूड़े की थैलियों में डाल दिया और फिर एसिड को उन कूड़ों की थैलियों के अंदर डाल दिया। इसकी वजह से बोन्स और जो फ्लैश था वो अलग अलग हो गया और जो बॉडी की स्मेल थी वो भी खत्म हो गई। और फिर जैसी बोन्स और फ्लैश अलग हुआ उसने सारी बोन्स ली और हथौड़े से तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर उसने वापस कचरे के बैग में सारे वो छोटे छोटे बोन्स के टुकड़े और फ्लैश डाल दिया और कई हफ्तों तक वो कूड़े की गाड़ियों में वो थैलियां फेंकता रहा। रिचर्ड गरेरियो जेफरी का चौथा विक्टिम था। जेफरी ने सेम तरीके से रिचर्ड को मारा। पैसे दे के पहले अपने दादी के घर बुलाया, उसके बाद स्लीपिंग पिल्स उसकी ड्रिंक में मिला दी। जैसे वो बंदा बेहोश हुआ उसका गला दबा के उसे मारा, फिर केमिकली उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करा और फिर वही कचरे की गाड़ी में उसके बॉडी पार्ट्स डालता गया। उसने लिटरली 3 बंदे अपने दादी के घर में मार दिए थे। बेसमेंट के एक फ्लोर ऊपर उसकी दादी रहती थी, पर फिर भी उसकी दादी को कुछ भनक नहीं थी कि उनका पोता ये सब बेसमेंट में कर रहा है। सितंबर 1988 में जेफरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने एक 13 साल के बच्चे को ड्रग्स दे के असॉल्ट किया था। लिटरली जो कोर्ट का साइकेट्रिस्ट था उसने कहा था कि जेफरी बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर फिर भी लिटरली जज ने उसे अरेस्ट नहीं करवाया। बस जेफरी को ये सजा मिली कि वो 1 साल तक बस रात के लिए एक जेल सेल में सोएगा और जैसे ही सुबह होगी तो वो अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने के लिए जा सकता है। लिटरली जेफरी जब ये सजा काट रहा था तब उसने अपने 5वें विक्टिम को मारा। तो रात भर जेल से सो के जब वो सुबह काम पर गया उन्हीं कुछ घंटों में उसने अपने 5वें विक्टिम को भी मार दिया, एंथनी सीयर्स। उसने एंथनी का लिटरली पूरा स्कल निकाल दिया और अपने कमरे की अलमारी में छुपा के रख दिया। इस टाइम तक जेफरी की दादी को थोड़ा थोड़ा जेफरी पे शक होना स्टार्ट हो चुका था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि जेफरी पूरा दिन दारू पीता रहता है, नए नए आदमियों को उनके घर पर लेके आता रहता है। और सबसे बड़ी बात, जेफरी की दादी को अब घर में केमिकल्स की स्मेल आने लग गई थी। तो इसलिए फाइनली जेफरी की दादी ने जेफरी को घर से निकाल दिया। इसलिए जेफरी ने ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में अपार्टमेंट 213 रेंट कर लिया। इस अपार्टमेंट में जेफरी ने इतने ज्यादा लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा, उनपे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जिसके सुन के मुझे लिटरली उल्टी आ जाती है। अब जेफरी को वेट नहीं करना था कि उसकी दादी कब सोए, कब घर से जाए, तब वो अपने बंदे को बुला के उसे मारे। अब जेफरी पे खुद का एक अपार्टमेंट था, वो किसी भी टाइम कभी भी किसी को भी लाके उस अपार्टमेंट में मार सकता था। लिटरली शिफ्ट होने के 6 दिन बाद उसने रेमंड स्मिथ, जो कि उसका 6ठा विक्टिम था, उसे मार दिया। उसके दादी के घर में उसे जल्दी जल्दी बॉडी का नामो निशान मिटाना होता था, पर जेफरी के पास अब खुद का अपार्टमेंट था, तो इसलिए उसने कई दिनों तक रेमंड की बॉडी को अपने बाथटब में ही रखा। सोचो उसके बाथटब में एक बॉडी पड़ी थी और वो फिर भी काम करने जा रहा था, काम से आता था, दारू पी के उसी बॉडी के कुछ ही मीटर दूर सो जाता था। फिर उसने फाइनली कुछ दिनों बाद रेमंड स्मिथ की बॉडी को ठिकाने लगा दिया और उसका सर काट के फिर उसे उबाल के एक ट्रॉफी की तरह अपनी अलमारी में लगा दिया। उसने ऐसे ही अपने 7वें विक्टिम एडवर्ड डब्ल्यू स्मिथ का भी सर काट के एक ट्रॉफी की तरह अपने अलमारी में रख दिया। अर्नेस्ट मिलर जेफरी का 8th विक्टिम। इसमें जेफरी ने पहली बार किसी ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट को खाया। जेफरी ने मिलर के बाइसेप मसल को काट दिया और फ्रीजर में रख दिया और
थोड़े टाइम बाद उसे पका के खा गया। बाद में जब साइकेट्रिस्ट ने रिसर्च करी कि जेफरी ऐसा क्यों करता था, तो वो जो लोगों को खाता था वो उसका रीजन ये नहीं था कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती थी या फिर वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि ह्यूमन बॉडी कैसी टेस्ट करती है। उसे सिंपली ये चाहिए था कि जो बंदा उसके साथ है उसे कभी छोड़ के ना जाए। वो चाहता था कि जिस बंदे को उसने मारा है वो हमेशा उसका एक पार्ट बन के रह जाए। It made me feel like they were a permanent part of me. Besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel that they were a part of me, and it gave me a sexual satisfaction to do that. और मिलर के साथ इसने एक और अजीब चीज करी। इसने पूरी मिलर की स्केलेटन को अलग कर दिया केमिकल्स की मदद से और मिलर के पूरे स्केलेटन को अपने कमरे में सजा दिया। अब जेफरी हर एक बॉडी को पार्ट तब में काटता था, वहीं पर सारे केमिकल्स वगैरह डालता था बॉडी के ऊपर। तो अब नेबर्स को जेफरी के अपार्टमेंट से स्मेल आने लग गई थी, तो काफी सारे जेफरी के पड़ोसियों ने उस टाइम पर कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए जेफरी ने अब एक ब्लू प्लास्टिक ड्रम खरीद लिया और साथ में हाइड्रोक्लोरिक और अलग अलग एसिड्स भी खरीद लिए। अब वो अपने वही 9th विक्टिम डेविड कोर्टनी थॉमस को अपने अपार्टमेंट में कुछ पैसे दे के बुलाता है। उसके बाद वो डेविड की बॉडी के अलग अलग हिस्से करता है। जो उसका डेविड का टॉर्सो होता है वो सीधा वो ब्लू ड्रम में डाल देता है और उसके ऊपर से अलग अलग एसिड्स डालना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पूरी बॉडी केमिकल्स की मदद से पानी पानी हो जाती है, सारे पानी को अपने पॉट में डाल के फ्रेश कर देता है। इस मेथड की वजह से अब नेबर्स को स्मेल आना काफी ज्यादा कम हो गई थी, तो इसलिए अब जेफरी और ज्यादा तेजी से विक्टिम्स को अपने घर लाने लग गया। कर्टिस स्ट्रॉटर, जेफरी का 10वां विक्टिम। जेफरी ने इसे मारने के बाद इसका पूरा पहले स्कल निकाला और उसको लिटरली लाइट ग्रे पेंट कर दिया, ये सोच के कि कभी अगर लैंडलॉर्ड या फिर कोई भी मेंटेनेंस वर्कर उसके अपार्टमेंट में आ गया और उसने ये स्कल्स देख लिए तो वो तो डर जाएगा और पुलिस को जाके कंप्लेंट कर देगा। तो बस इसलिए डामर ने कर्टिस के पूरे स्कल को ग्रे पेंट कर दिया ताकि वो बस एक खिलौना लगे। जेफरी ने अपने 11th विक्टिम एरल लिंसी के साथ कुछ ऐसा किया जिसको सुन के तुम सोचोगे इस समय तक जेफरी इंसान नहीं था, वो एक डेविल बन चुका था। जैसे ही जेफरी ने एरोल को स्लीपिंग पिल्स देके बेहोश किया, उसने एक इलेक्ट्रिक ड्रिलर की हेल्प से एरोल के स्कल में छेद करा और सिरिंज का यूज करके उसने उस छेद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। ये सब जेफरी ने बस इसलिए किया क्योंकि वो हर बार अपने विक्टिम्स को मार देता था और उसकी फैंटेसी थी कि कोई उसके साथ हमेशा रहे, ना बोल सके ना कुछ कर सके, हमेशा उसके साथ रहे। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करूंगा तो क्या पता ये बंदा बस अनकॉन्शियस रहे और मुझे इसे मारना भी ना पड़े। पर ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। थोड़े टाइम बाद एरोल उठता है, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जेफरी बहुत ज्यादा अचानक से पैनिक कर जाता है, तो फिर जेफरी वापस उसे स्लीपिंग पिल्स कुछ देता है और वो बेहोश होता है। फिर जेफरी उसे फाइनली मार देता है। एंटनी टोनी ह्यूज, जेफरी का 12वां विक्टिम। जेफरी ने जो एक्सपेरिमेंट एरल लिंसी पे करा था ना, वही एक्सपेरिमेंट इस पे कर दिया। बस डिफरेंस इतना था कि इस बार इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह बॉइलिंग एसिड डाल दिया था सर में। कोनेरैक सिंथेसामोफोन, सॉरी भाई मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो सॉरी। जेफरी का 13वां विक्टिम था ये 14 साल का था लिटरली, और इस दरिंदे ने इस 14 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस बार जेफरी फाइनली पुलिस वाले से पकड़ा जाने वाला था। तो हुआ ये कि पहले तो जब जेफरी ने इसे स्लीपिंग पिल्स दी, सो गया मेरा भाई कोनेरैक। उसके बाद जेफरी ने इसके सर में होल किया और उसके सर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब जेफरी को लगा थोड़े टाइम तक तो नहीं उठेगा ये, तो जेफरी चला गया बाहर बियर खरीदने और ये 14 साल का भाई पूरा नंगा, सर से खून निकल रहा है, जेफरी के अपार्टमेंट से भाग गया। जैसे ही सड़क पर पहुंचा, 2 औरतों ने इसे देख लिया। अब ये लड़का नंगा भाग रहा था, उन 2 औरतों ने 911 पर कॉल कर दिया। Emergency operator 71. Okay, hi. I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He is really hurt. जैसी पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे, जेफरी भी उसी समय स्टोर से वापस आ रहा था। जेफरी बड़े आराम से पुलिस वालों के पास गया और पुलिस वालों को कहता है ये कोनेरैक भाई ना 19 साल का है और ये कंबोडिया से है और इससे मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ और ये इसलिए नंगा पुंगा भाग रहा है क्योंकि इसने थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी। फिर पुलिस वाले ना जेफरी की बात मान जाते हैं और किसी की भी आईडी वाईडी कुछ चेक नहीं करते और फिर बच जाता है वापस से ये जेफरी। तो फिर पुलिस वाले खुद कोनेरैक भाई को जेफरी के अपार्टमेंट तक छोड़ के आते हैं। जैसे ही ऑफिसर्स अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते हैं तो वो नोट करते हैं कि काफी ज्यादा ना गंदी सी स्मेल आ रही है। तो जेफरी पुलिस वालों को कहता है कि ये जो मेरा फ्रीजर है ना वो चल नहीं रहा है और जो इसके अंदर का मीट है ना वो खराब हो चुका है। तो ऑफिसर्स जेफरी और उस 14 साल के कोनेरैक भाई को अंदर छोड़ के एक अपार्टमेंट में
चले जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले गेट बंद करते हैं, जेफरी सीधा घुसाता है एसिड की सुई कोनेरैक की ढुई में और उसका सीधा गला घोट के उसे मैट क्लीवलैंड टर्नर, जेफरी का 14th विक्टिम। अब जेफरी जब इसे मार देता है तो वो देखता है अब ये ब्लू ड्रम तो भर गया भाई मेरा पूरा, तो वो बॉडी को ड्रम में तो डाल नहीं सकता है, तो वो टर्नर की बॉडी को प्लास्टिक बैग में डाल देता है और लिटरली अपने किचन के फ्रीजर में डाल देता है, ये सोच के कि चलो थोड़े दिन तक की इसकी स्मेल तो कम रहेगी। पर जेफरी अपना प्रोसेस नहीं भूलता, उसका सर काट के अपने पास स्टोर तो कर ही लेता है। जर्मिया वेनबर्गर 15th विक्टिम जेफरी का। अनलाइक जेफरी के दूसरे विक्टिम्स, जेफरी जेरेमिया के साथ पूरे 2 दिन अपार्टमेंट में एक साथ स्पेंड करता है। साथ में खाते हैं दोनों भाई, दोनों पीते हैं साथ में, दोनों साथ में बातें करते हैं। ये जेफरी का भाईचारा नहीं है। जैसे वो कहेगा कि यहाँ से मेरे को जाना है, जेफरी दिखा देगा अपना सीरियल किलर चारा। यही हुआ, जेरेमिया ने कहा मेरे को ना शिकागो जाना है यार, मेरे को काम वाम है, उधर जाना है मेरे को। तो जेरेमिया को ना जेफरी नॉर्मल ड्रिंक देता है, वो थोड़ा ना स्लीपिंग पिल्स मिलाएगा, पर फिर भी ना जेरेमिया बेहोश हो जाता है। पता नहीं जेफरी ने तो स्लीपिंग पिल्स दी नहीं होगी यार, वो थोड़ा ना कर सकता है, सीरियल किलर है वो कोई। उसके बेहोश होते ही जेफरी क्या करता है उसके सर में होल डालता है, उसके अंदर बॉइलिंग वाटर। तो जेरेमिया जो होता है वो कोमा की स्टेट में चला जाता है, वो पूरी तरह मरता नहीं है। जेफरी उसे उसकी कोमा स्टेट में 2 दिन तक जिंदा रखता है। फिर क्या करता है, वो घोट देता है उसका गला। ओलिवर जेरेमिया लेसी, जेफरी का 16th विक्टिम। अब जेफरी का ना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट हो चुका था, अब बड़ी पिक्चर सोच रहा था वो, तो इसलिए उसने पूरे प्रोसेस किया, पिक्चर्स खींचना स्टार्ट कर दिया। तो उसने ओलिवर की डेड बॉडी को अलग अलग पोजीशंस में रखा, उनकी पोलरॉइड कैमरा से फोटोज खींच और अपने टेबल ड्रॉर में सारी पिक्चर्स डाल दी। फिर जेफरी ने ओलिवर का नाइव्स यूज करके दिल बाहर निकाल दिया। लिटरली जेफरी ने प्लास्टिक के बैग में ओलिवर के दिल को डाल दिया। उसके बाद लेसी के पूरे दिमाग को निकाल के एक और प्लास्टिक बैग में डाल दिया और उसे अपने फ्रिज में रख दिया। And one thing led to another. It took more and more deviant type behaviors to satisfy my urges. जेफरी बस और मत मार लोगों को भाई, कंट्रोल योरसेल्फ ब्रो। उसके बाद इसने ओलिवर की पूरी बॉडी काट दी और अपने किचन फ्रीजर में स्टोर कर दी। फाइनली जोसेफ ब्रेडॉफ्ट, जेफरी का 17वां विक्टिम और आखिरी भी। अब तुम्हें बताता हूँ कैसे पकड़ा गया जेफरी। ये ट्रेसी एडवर्ड्स नाम के बंदे को अपने अपार्टमेंट लाता है, पर जैसी एडवर्ड ट्रेसी अपार्टमेंट में घुसता है ना, उसे बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो यहाँ पर गलत है। पर जेफरी उतने में ही ट्रेसी के एक हाथ पे हैंडकफ डाल देता है और उसको नाइफ दिखाते हुए बेडरूम में ले जाता है। ट्रेसी एडवर्ड्स वेट कर रहा था एक ऐसे मूवमेंट का जब जेफरी का ध्यान इधर उधर हो और वो अपना मूव दिखाए। जैसे ही जेफरी का ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ, ट्रेसी ने सीधा खिंचा के जेफरी के मुंह पे मुक्का मारा और गेट खोल के अपार्टमेंट से भाग गया। लिटरली हैंडकफ के साथ पूरे मोहल्ले में भागा है वो। जैसे ही उसे पुलिस की एक कार दिखी, वो उनके पास गया और उन ऑफिसर्स को अपार्टमेंट 213 में ले गया। जैसे ही उन्होंने नॉक किया, जेफरी ने बड़े आराम से गेट खोला। पुलिस वालों ने बताया कि जेफरी बहुत ही ज्यादा काम था उस टाइम पर और उसने पुलिस वालों को अंदर भी बुलाया घर के। पर मेरे हिसाब से जेफरी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जैसे उसने कॉर्नर के टाइम पर पुलिस वालों को मैनिपुलेट किया था, वैसे ही सेम ही इनके साथ भी कर देगा। तो एक ऑफिसर ने ना सीधा सीधा जेफरी से कहा कि तू इस हैंडकफ की की मेरे को दे दे। तो एक ऑफिसर बेडरूम में जाता है वो की लेने, पर एक ऑफिसर जेफरी के साथ लिविंग रूम में ही रहता है। तो जैसे ही ऑफिसर उसके बेडरूम का ड्रॉर खोलता है, कीज तो उसमें नहीं मिलती, पर उसमें 80 पोलरॉइड फोटोज मिलती है। वो ओलिवर लेसीज की डेड बॉडी की फोटोज थी। उन फोटोज में जेफरी ने उस बॉडी के ऊपर सेक्सुअल एक्ट्स कर रखे थे, अलग अलग पोजीशन में उन बॉडी को रखा हुआ था। जैसे ही उस ऑफिसर को रियलाइज हुआ कि वो कहाँ पर खड़ा है, जेफरी के पास वापस लिविंग रूम में गया। फिर वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को फोटोज हाथ में देता है। अब जेफरी को यहाँ से दिख जाता है कि वो बच नहीं पाएगा, तो वो धक्का देके पुलिस वाले को गेट से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर दोनों ऑफिसर जेफरी को पकड़ लेते हैं और जेफरी पे हैंडकफ्स लगा देते हैं। फिर जेफरी उन ऑफिसर्स को कहता है, For what I did, I should be dead. जब जेफरी कस्टडी में होता है तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अपार्टमेंट 213 में घुस के सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लिटरली जो जो चीजें उन्हें अंदर मिलती है ना, उसकी वजह से हर एक पुलिस वाला पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। कटा हुआ सर, एसिड इधर उधर पड़ा हुआ, अजीब अजीब फोटोज, लोगों का दिल, दिमाग, बाइसेप मसल्स, पता नहीं क्या क्या। There were 4 fully enfleshed skulls still there, sitting in a refrigerator. One of the officers said he opened the icebox. He heard a scream. It was only later that he realized that it was he himself who had screamed. लिटरली इतने ज्यादा बॉडी के रिमेन्स पड़े होते हैं जेफरी के अपार्टमेंट में कि एक पूरा रेफ्रिजरेटेड ट्रक मंगवाना पड़ता है एविडेंस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। पर इंटरेस्टिंगली जेफरी कोई भी लॉयर हायर नहीं करता इस केस के लिए। लिटरली जो जो पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछते हैं वो उन्हें सब कुछ बता देता है। Jeffrey thought he was the devil,
Jeffrey thought he was so evil that he was equal to the devil. डिटेक्टिव ने जेफरी के बारे में ये कहा कि जेफरी बहुत ही ज्यादा काम था, कोऑपरेटिव था, जो उससे पूछो सब बता देता था, एक नॉर्मल बंदे की तरह कॉफी पी रहा था, फास्ट फूड खा रहा था, और उसने लिटरली जो उसने 13 साल में मर्डर्स करे वो सारे बता दिए। अगर जेफरी कोऑपरेट नहीं करता तो पुलिस वालों को कभी पता ही नहीं लगता कि स्टीवन हिक्स, स्टीवन टॉमी, जेम्स डॉक्टेटर और रिचर्ड गरेरियो की बॉडी का है, क्योंकि उनकी बॉडी का लिटरली जेफरी ने 0 फिजिकल एविडेंस छोड़ा था। ये लोग लिटरली हमेशा के लिए मिसिंग पर्संस की लिस्ट में ही रहते। तुम सोचोगे इसने इतने मर्डर्स करे, इसकी डेथ पेनल्टी तो होगी ना, पास से टांग देंगे इसे, बट नहीं। 1853 में विस्कॉन्सिन ने डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी थी, तो जज ने इसे 957 इयर्स की उम्र कैद दे दी। जेफरी कहता है कि आई टेक ऑल द ब्लेम फॉर व्हाट आई डिड। I knew I'll be in prison for the rest of my life. I know that I'll have to turn to God to help me get through each day. पर अब जेफरी की मौत बहुत नजदीक आती जा रही थी। 28 नवंबर 1994 जेफरी को प्रिजन के जिम्स के रेस्ट रूम्स क्लीन करने की ड्यूटी असाइन होती है। जैसे एंडरसन और क्रिस्टोफर स्कारवर जेफरी के साथ जिम के रेस्ट रूम साफ करने वाले थे। इन जेल के गार्ड्स को उन तीनों पे नजर रखनी थी, वो 20 मिनट के लिए वहां से चले गए। तब स्कारवर ने एक 20 इंच की 2.5 किलो की एक रॉड ली और जेफरी के सर के पीछे 2 बार मारा, जिसकी वजह से जेफरी का स्कल पूरी तरह से क्रश हो गया। पता नहीं इफ इट मेक सेंस या फिर ये सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर तुम्हें याद होगा कि इसने अपना पहला मर्डर कैसे किया था, सेम उसी तरह से जेफरी भी मर गया। जब बाद में क्रिस्टोफर स्कारवर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, जेफरी को क्यों मारा, तो वो कहता कि वो ब्लैक मैन के साथ जो करता था ना, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं थी और उसे इस चीज से बहुत गुस्सा आता था। अगर तुमने नोट किया होगा तो जेफरी के ज्यादातर सारे विक्टिम्स काले ही थे, लाइक ब्लैक मैन। मतलब अब तुम्हें पता ही होगा कि वो काले लोगों को क्यों लेके जाता होगा, मतलब। तो क्रिस्टोफर ने ये कहा कि उसे भगवान से सिग्नल मिला था कि वो इसको मार दे, और ऐसे ही जेफरी डामर की मौत हो जाती है। तो यही था पूरा जेफरी डामर का केस। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कर देना शेयर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।